हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IMB एजुकेशन। आज की इस वीडियो में जो है वो क्लास 12th बायोलॉजी के अंदर यूनिट 8 स्टार्ट होती है। यूनिट का नाम है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर और इस यूनिट के अंदर आपको पता है कि टोटल 3 चैप्टर्स आते हैं। कौन कौन से? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, फिर आता है स्ट्रेटजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन एंड देन आता है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो आज की इस वीडियो में हम जो है वो चैप्टर 8 करने वाले हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, और इसके अंदर वो टॉपिक डिस्कस करेंगे जहां से लास्ट 15 ईयर के अंदर जो है वो नीट में क्वेश्चन आ चुके हैं। क्योंकि आपको भी, अगर आपने पीछे वाली वीडियोस देखी है जहाँ पे हमने सेम फॉर्मेट के अंदर क्लास 11th और 12th के बाकी चैप्टर करवाए हैं, तो आपको ये पता चल चुका होगा कि वो टॉपिक कई बार रिपीट हो जाते हैं जहाँ से क्वेश्चन आए हुए होते हैं। तो यानी ये टॉपिक जो होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। अब देखिए, जब कोई भी यूनिट स्टार्ट होती है तो वहाँ पर जो है वो साइंटिस्ट का नाम आता है और कई बार इससे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे सामने नाम है वो है MS स्वामीनाथन। अब MS स्वामीनाथन जो था उनका बर्थ हुआ था कब? अगस्त 1925 को तमिलनाडु के अंदर। अब ये मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि इन्होंने जो है वो क्या ऐसा वर्क किया था जिसकी वजह से जो है इनका नाम यहाँ पर आया है। तो यहाँ पर देखिए, Swaminathan initiate collaboration with normal borlaug which culminated in the Green Revolution through introduction of Mexican varieties of wheat in India। यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था, जो मैक्सिकन वैरायटी थी व्हीट की उसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जाता था। दिस वाज हाईली रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्रिशिएटेड। इसके अलावा इन्होंने क्या इनिशिएट किया था स्वामीनाथन ने? ही ऑल्सो द इनिशिएटर ऑफ लैब टू लैंड फूड सिक्योरिटी एंड सेवरल अदर एनवायरमेंटल प्रोग्राम। यानी एक तो लैब टू लैंड जो फूड सिक्योरिटी के अंदर आता था, और भी ऐसे कुछ एनवायरमेंटल जो प्रोग्राम्स थे उनको उन्होंने इनिशिएट किया था, यानी स्टार्ट किया था, और इसी वजह से इनको पद्म भूषण जो है वो अवार्ड दिया गया था इंडिया के अंदर। तो अब हमारे यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। चैप्टर नंबर 8 है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, और यहाँ पर ये जो नोट्स हैं ये कंप्लीटली NCERT बेस्ड है, यानी NCERT की सभी लाइन टेबल सब कुछ आपको मेंशन यहाँ पर मिलेगी। अगर आपको ये नोट्स वगैरह की ज़्यादा जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट यहाँ पर डिटेल आपको मिल जाएगी। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि जो NCERT वन शॉट है, अगर आपको NCERT लाइन बाय लाइन करनी है तो वो भी वन शॉट हम कंप्लीट करवा चुके हैं चैनल पर। वो भी आपको जो है प्ले लिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा जहाँ पर हमने NCERT के सभी चैप्टर कंप्लीट करवाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर इस पैराग्राफ के अंदर ये पता होना चाहिए आपको, द डिस्कवरी ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन बाय विलियम हार्वे। यानी जो ब्लड सर्कुलेशन है उसकी डिस्कवरी किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने की थी। अब यहाँ पर आगे बात करते हैं कि हेल्थ जो होती है वो मेनली कैसे अफेक्ट होती है। तो उसके मेन 3 रीजन हो सकते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शन या फिर लाइफस्टाइल। जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है? यानी वो डेफिशिएंसी जिसके साथ में जो है वो किसी चिल्ड्रन का बर्थ होता है, एंड डेफिशिएंसी डिफेक्ट विच आर द चिल्ड्रन इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट्स फ्रॉम बर्थ। यानी जो है वो पेरेंट्स से उसको वो डिफेक्ट वगैरह जो होते हैं वो जेनेटिक्स में एज इट इज मिलते हैं बर्थ के टाइम पर, तो उसको बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। सेकंड क्या होता है? इन्फेक्शन वगैरह, जो इन्फेक्टियस डिजीज होती है वो इन्फेक्शन वगैरह से हो सकता है। थर्ड होता है लाइफस्टाइल, जैसे फॉर एग्जांपल वो फूड वाटर कौन सा ले रहे हैं, रेस्ट कितना कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं बॉडीज में, और कौन कौन सी हैबिट वगैरह है, तो उसकी वजह से भी वहाँ पे डिजीज होने का खतरा हो सकता है, यानी हेल्थ जो है वो अफेक्ट हो सकती है। अब हेल्थ एक्चुअल में होती क्या है? तो हेल्थ का मतलब होता है, इट कुड बी डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग जो होता है उसको बोलते हैं हेल्थ। कंप्लीट हो गया आपका? ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर जो डिजीज होती है वो क्या होती है, व्हाट इज डिजीज, और यहाँ पर डिजीज कितने टाइप की होती है। तो देखिए, व्हेन द फंक्शन ऑफ वन ऑर्गन सिस्टम ऑफ द बॉडी इज एडवर्सली इफेक्टेड, यानी हमारी बॉडी के अंदर एक या ज़्यादा ऑर्गन जो है वो एडवर्सली इफेक्टेड हो जाएंगे, वो अफेक्ट हो जाएंगे। तो कैरेक्टराइज बाय अपीयरेंस ऑफ वेरियस साइन एंड सिम्टम, तो वहाँ पे कुछ एक साइन एंड सिम्टम आएंगे तो हम बोल सकते हैं कि हेल्दी नहीं है, दैट मीन्स वी हैव ए डिजीज। अब डिजीज जो है उसको 2 टाइप में डिवाइड किया गया, इन्फेक्टियस एंड नॉन इन्फेक्टियस। इन्फेक्टियस आपको भी पता है जो इजीली ट्रांसमिटेड हो जाए 1 पर्सन टू अनदर, उसको बोलते हैं इन्फेक्टियस डिजीज। जैसे आपका यहाँ पर कॉमन कोल्ड वगैरह हो गए, ये सारे क्या होते हैं? इन्फेक्टियस डिजीज होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो एड्स है वो एक फेटल इन्फेक्टियस डिजीज है। नॉन इन्फेक्टियस क्या होती है? जो 1 पर्सन टू अनदर पर्सन इजिली ट्रांसमिट नहीं होती है, और इसमें जो नॉन इन्फेक्टियस के अंदर है वो कैंसर जो है वो मेजर कोज होता है डेथ का। अब हम बात करने वाले हैं कॉमन डिजीज इन ह्यूमन। अब कॉमन डिजीज इन ह्यूमन जो होते हैं वहां पर कुछ पैथोजन का रोल आता है। अब पैथोजन क्या होते हैं? जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होती है, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो एक ह्यूमन बींग्स के अंदर डिजीज करवा सकते हैं, उनको बोलते हैं क्या? पैथोजन। अब पैथोजन आपका बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी, फंजाई भी, प्रोटोजोआ भी, हेलमिंथस वगैरह जो होते हैं वो आपके पैथोजन हो सकते हैं, यानी डिजीज कोज करवा सकते हैं। अब कुछ एक यहाँ पर कॉमन डिजीज दी हुई है यहाँ पर जो NCERT के अंदर,
तो देखिए कॉमन डिजीज इन ह्यूमन दिए हुए मतलब बैक्टीरिया वाले, वायरल वाले, फंगल वाले, प्रोटोजोन वाले, हेलमिंथस वाले। तो बैक्टीरिया में देखो जैसे डिसेंट्री, प्लेग, डायप्थेरिया, क्लोरा, टाइफाइड, न्यूमोनिया, ये सब कुछ बैक्टीरियल डिजीज होती है। वायरल की बात करें तो कॉमन कोल्ड, मम्प्स, मील्स, वायरल हेपेटाइटिस, डेंगू फीवर, चिकनगुनिया, चिकन पॉक्स, पोलियोमाइलिटिस, ये सारी वायरल होती है। फंगल की बात करें तो कैंडियासिस, एथलीट फूड, ये फंगल होती है। इसके अलावा जो रिंगवॉर्म होती है वो भी क्या आती है आपकी, फंगल होती है। नेक्स्ट प्रोटोजोआ की बात करें तो मलेरिया, एमोइबिसिस, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, काला आजार वगैरह आपके प्रोटोजोन होती है। और हेलमिंथस के अंदर हम एस्केरियासिस एंड फिलेरियासिस के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक एक डिजीज को अब स्टार्ट करेंगे और यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है वो आपको दिखाई दे चुके होंगे। यहाँ से हमारे क्वेश्चन जो होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले जो डिजीज की बात करेंगे वो है टाइफाइड। अब टाइफाइड से कितनी बार क्वेश्चन आए, 1998 में, 2001 में, 2010, 11, 12, 19 और 2020 में क्वेश्चन आ चुका है। मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर ये टाइफाइड डिजीज जो होती है वो किसके द्वारा होती है, साल्मोनेला टाइफी। अब आपको पता है कि साल्मोनेला टाइफी यानी एक बैक्टीरियम डिजीज, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये क्या करता है, विच कॉज टाइफाइड फीवर इन ह्यूमन बींग्स, इसकी वजह से टाइफाइड फीवर होता है। दीज पैथोजन जनरली एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये ज्यादातर जो पैथोजन होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करते हैं थ्रू द फूड एंड वाटर कंटेमिनेटेड, यानी जो कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर होता है इसके थ्रू वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाते हैं। देन दे माइग्रेट टू द अदर ऑर्गन थ्रू द ब्लड, और फिर ब्लड के थ्रू होते हुए वो अदर ऑर्गन में जाते हैं। अब इसमें कौन कौन से सिम्टम होते हैं, सस्टेन हाई फीवर, मतलब 39 टू 40 डिग्री सेल्सियस काफी हाई फीवर रहेगा। वीकनेस रहेगी, स्टोमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइटिस, ये जो है वो कॉमन सिम्टम होते हैं इस डिजीज के। क्लियर है। इंटेस्टाइनल परफोरेशन है, डेथ में कोज अकर इन सर्व केसेस, यानी इंटेस्टाइनल परफोरेशन या फिर डेथ भी हो सकती है। अब यहाँ पर टाइफाइड के लिए एक टेस्ट किया जाता है, उस टेस्ट का क्या नाम है, टाइफाइड फीवर कुड बी कंफर्म्ड बाय वाइडल टेस्ट, और यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो आ चुके हैं। नेक्स्ट हम जो डिजीज की बात करने वाले हैं वो न्यूमोनिया की बात करने वाले हैं। न्यूमोनिया भी किससे होती है, बैक्टीरिया से होती है। बैक्टीरिया वो हो सकता है आपका स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया या फिर हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये बैक्टीरिया जो है ये क्या करते हैं, न्यूमोनिया कोज करते हैं। और यहाँ से कितनी बार आ चुका है, 11 में, 12 में, 20 और 2021 में आ चुके हैं। तो मतलब ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। यहाँ पे लिखा देखिए, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज न्यूमोनिया इन ह्यूमन विच इन्फेक्ट द एल्वियोलाई। अब ये याद रखना है कि जो न्यूमोनिया होता है उसके अंदर एल्वियोलाई जो होती है वो अफेक्ट होती है, जबकि जो कॉमन कोल्ड होता है उसके अंदर एल्वियोलाई अफेक्ट नहीं होगी of the lungs. As a result of infection, the alveoli get filled with the fluid, leading to the serve problem in the respiration. और उसकी वजह से क्या होगा, जो alveoli के अंदर fluid filled हो जाएगा और वहाँ पे कुछ एक प्रॉब्लम्स आ सकती है। अब सिम्टम्स देख लेते हैं। द सिम्टम्स ऑफ न्यूमोनिया इंक्लूड फीवर, चिल, कफ, हेडेक, और इन सर्व केसेस द लिप्स एंड फिंगर नेल्स में भी टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर भी हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर ये जो टेबल है ये हमने दी हुई है, जो एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पर दिया हुआ है बैक्टीरियल डिजीज, जैसे आपका सिगेलिसिस हो गया यानी बेसिलर डिसेंट्री हो गया, ये कौन से बैक्टीरिया से होती है, कहाँ पे इन्फेक्शन वगैरह होते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, सिम्टम्स क्या होते हैं। एक ब्लैक डेथ का यहाँ पर ये दिया हुआ है, डिप्थेरिया का दिया हुआ है, क्लोरेला का दिया हुआ है, टेटनस का दिया हुआ है। क्लियर है। तो यहाँ पर ये बैक्टीरिया वगैरह के नाम दिए हुए हैं, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा टाइफाइड को दिया हुआ है जिसको एंट्रिक फीवर भी बोलते हैं, साल्मोनेला टाइफी, न्यूमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और यहाँ पे लंग्स इन्फेक्ट होते हैं, यहाँ पे इंटेस्टाइन इन्फेक्ट होती है, सब कुछ यहाँ पे बोला गया है। अगर ये आपको बता दिया कि ये अगर आपको चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल मिल जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2016 में क्वेश्चन पूछा है, डिसेंट्री, प्लेग, डायप्थेरिया, क्लोरेला, टेटनस आर सम ऑफ द अदर बैक्टीरियल डिजीज। यानी आपको पता होना चाहिए कि डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थेरिया, क्लोरेला, टेटनस वगैरह जो है वो बैक्टीरियल डिजीज होती है। यहाँ से 2016 में क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वायरल डिजीज के बारे में। अब वायरल डिजीज में आपको सबसे पता है कि कॉमन है, कॉमन मतलब कोल्ड है। मेनी वायरस जो होते हैं वो ह्यूमन बींग्स के अंदर डिजीज करते हैं। 2012 में क्वेश्चन आ चुका है। राइनो वायरस, याद रखना है, राइनो वायरस, RHINO, राइनो वायरस जो होते हैं रिप्रेजेंट वन सच ग्रुप ऑफ वायरस विच कॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्टियस ह्यूमन एलिमेंट डिजीज कॉमन कोल्ड। अब यहाँ पे ये क्या करते हैं, देखिए, दे इन्फेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नोट द लंग्स। ये इंपॉर्टेंट है कि कॉमन कोल्ड में नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज जो होता है वो इन्फेक्ट होता है बट लंग्स इन्फेक्ट नहीं होते, जबकि न्यूमोनिया में जो थे वो लंग्स इन्फेक्ट हो रहे थे, मतलब एल्वियोलाई के अंदर जो है वो फ्लूइड्स फिल्ड हो रहा था। सिम्टम्स क्या है, द कॉमन कोल्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द नेजल कंजेशन, डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, हार्सनेस, कफ, हेडेक, टायर्डनेस। ये यहाँ पर ये जो है वो 3 to 7 डेज तक रह सकते हैं। ये सारे जो है वो सिम्टम है। इसके अलावा वायरल डिजीज और भी दी हुई है। फॉर एग्जांपल जैसे कॉमन कोल्ड राइनो वायरस से होता है, मम्स आपका मम्स वायरस से होता है, मीजल्स आपका रूबेला वायरस से होता है, वायरल हेपेटाइटिस आपका हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है, चिकन पॉक्स आपका वेरिएला जोस्टर वायरस से होता है, पोलियोमाइलिटिस आपका पोलियो वायरस से होता है, डेंगू फीवर बोलते हैं उसको डेंगू वायरस या फ्लेवी वायरस से होता है, चिकनगुनिया आपका अल्फा वायरस या फिर टोगा वायरस से होता है। ये सब कुछ।
नेक्स्ट हम बात करते हैं मलेरिया, यानी अब हम बात करेंगे प्रोटोजोअन्स के बारे में। अब देखिए यहाँ पर होता है मलेरिया डिजीज। सम ऑफ द ह्यूमन डिजीज आर कोज्ड बाय द प्रोटोजोअन। यू माइट हैव हर्ड अबाउट द मलेरिया। अब मलेरिया में क्या होता है, देखिए प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है, एक आपका प्रोटोजोआ है। अगर आपको याद है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर, तो वहाँ हमने पढ़ा था प्रोटोजोअन के अंदर, क्लियर है। तो वहाँ पे आता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है, एक टीनी प्रोटोजो है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है कौन सी डिजीज के लिए, मलेरिया के लिए। अब प्लाज्मोडियम की भी अलग अलग स्पीसीज हो सकती है। फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम। तो ये 3 अलग अलग स्पीसीज दी हुई है एनसीईआरटी में, और यहाँ से 2011 में क्वेश्चन आ चुका है, तो याद रख लेना। ये रिस्पॉन्सिबल है डिफरेंट टाइप ऑफ मलेरिया, मतलब मलेरिया भी अलग अलग टाइप का हो सकता है। ऑफ दिस मेलिगेंट मलेरिया कोज्ड बाय प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरस इज द मोस्ट सीरियस वन एंड कैन बी फेटल। यानी जो प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम जो मलेरिया करवाता है वो काफ़ी सीरियस होता है, और वहाँ पर उसमें डेथ भी हो सकती है, फेटल हो सकता है वो। नेक्स्ट यहाँ पे बात की गई है लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम की। अब ये लाइफ साइकिल कैसे चलती है, ध्यान से देखिए। प्लाज्मोडियम एंटर द ह्यूमन बॉडी एज स्पोरोजोइट इन्फेक्टियस फॉर्म थ्रू द बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। इंपॉर्टेंट है, नीट 2020 में क्वेश्चन आ चुका है। यानी सबसे पहले ये मान लीजिए कि एक जो है वो मॉस्किटो आता है। कौन सा मॉस्किटो आएगा, एनोफिलीज मॉस्किटो आएगा। अब ये जो एनोफिलीज मॉस्किटो वो इन्फेक्टेड है। इन्फेक्टेड का मतलब क्या हो गया, इसका लार्वा के अंदर जो है वो आपको स्पोरोजोइट्स मिलेंगे जो कि होते हैं इन्फेक्टेड फॉर्म, और ये कहाँ पे आ जाएंगे, जैसे ही बाइट करेगा वो ह्यूमन के अंदर आ जाएंगे। अब ये पैरासाइट जो होंगे वो इनिशियली मल्टीप्लाई करेंगे कहाँ पर, लीवर सेल के अंदर, और फिर वो अटैक करेंगे रेड ब्लड सेल पे और उनको जो है वो रप्चर कर देंगे, यानी ब्रेक डाउन कर देंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये आपके स्पोरोजोइट आए, फिर लीवर सेल के अंदर क्या कर रहे हैं, ये स्पोरोजोइट आपके नंबर इंक्रीज कर रहे हैं। फिर यहाँ पर देखिए क्या करें, जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनको ब्रेक डाउन करें, और जब ब्लड सेल्स को ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो इसके साथ साथ में ये क्या बना रहे हैं, गेमेटोफाइट। सेक्सुअल स्टेज आ जाती है जहाँ पे गेमेटोसाइट ये डेवलप करते हैं रेड ब्लड सेल के अंदर। बट फर्टिलाइजेशन यहाँ पर नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होगा, फर्टिलाइजेशन वापिस से मॉस्किटो के अंदर होगा। यहाँ पर तो केवल स्पोरोजोइट आएंगे और स्पोरोजोइट आके गेमेटोसाइट बनेंगे वो ह्यूमन के अंदर, क्लियर है। इसके अलावा जब ये रेड ब्लड सेल को ब्रेक डाउन करेंगे तो एक आपका हीमोजोइन जो फ्लूइड है वो रिलीज होगा, और उसकी वजह से जो है वो चिलनेस आएगी ना, काफ़ी ठंड लगेगी ज़्यादा, क्लियर हो गया। फिर ये जो स्पोरोजोइट्स जो गेमेटोसाइट बन चुके हैं मेल और फीमेल वाले, उनका फर्टिलाइजेशन होगा कहाँ पर जाकर, वापस जब मॉस्किटो किसी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करेगा तो उसके अंदर चले जाएंगे, वहाँ पर वो जो है वो इन्फेक्टेड हो वाले जो गेमेटोसाइट है वो आ चुके हैं वापस से एक नॉर्मल जो मॉस्किटो है उसके अंदर। और फिर वहाँ पर क्या होगा, देखिए फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द मॉस्किटो इंटेस्टाइन। ये याद रखना है कि मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में जो होता है वहाँ पर फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट होगा। उसके बाद में क्या होगा, देखियो जैसे यहाँ पर ये जो है वो डेवलपमेंट हो जाएगा तो मैच्योर जो इन्फेक्टियस स्टेज है यानी स्पोरोजोइट है वो वापस से इंटेस्टाइन से वापस कहाँ पे आ जाएगी, सेलाइवरी ग्लैंड में आ जाएगी, और फिर वो वापस से जब किसी अदर नॉर्मल ह्यूमन बींग को जो वापस बाइट करेगा तो वापस ये प्रोसेस जो स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आया हुआ है क्वेश्चन वगैरह का 2010, 11, 12 मतलब 3 टाइम कंटिन्यू क्वेश्चन आए। देखिए द रप्चर ऑफ द आरबीसी इज एसोसिएटेड विद द रिलीज ऑफ ए टॉक्सिक सब्सटेंस हीमोजोइन। मैंने बताया था हीमोजोइन रिलीज होगा जब आरबीसी रप्चर होगी, ब्रेकडाउन होगी, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल, यानी चिल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड हाई फीवर रिक्वायरिंग एवरी 3 to 4 डेज में वापस से हाई फीवर आएगा। आगे देखिए, व्हेन ए फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो बाइट एन इन्फेक्टेड पर्सन, दिस पैरासाइट एंटर द मॉस्किटो बॉडी एंड अंडरगो फर्दर डेवलपमेंट। देयर पैरासाइट मल्टीप्लाई विद इन देम टू फॉर्म स्पोरोजोइट दैट आर स्टोर्ड इन द सैलिवरी ग्लैंड। डिटेल इन द डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए मलेरिया के लिए 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ पे जो मलेरिया वाला पैरासाइट है उसको 2 होस्ट चाहिए, एक ह्यूमन और एक मॉस्किटो। अगर यहाँ पर ह्यूमन और मॉस्किटो दोनों नहीं है तो वहाँ पर लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाएगी। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो इज द वेक्टर, यहाँ पर ये वेक्टर की तरह काम करती है। नेक्स्ट हम और देखते हैं प्रोटोजोन डिजीज। अब एक और प्रोटोजोन डिजीज दी हुई है, ये दी हुई है आपका एमोइबोइसिस, जिसको बोलते हैं एमोइबोइक डिसेंट्री, और यहाँ से 15 और 2021 में क्वेश्चन आ चुका है। देखिए एंटा अमोइबा हिस्टोलाइटिका क्या है, एंटा अमोइबा हिस्टोलाइटिका is a protozoan parasite in the large intestine of human which cause amoebosis, that is amoebic dysentery। अब आगे देखिए सिम्टम क्या हो सकते हैं इसके। सिम्टम ऑफ दिस डिजीज इंक्लूड कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प, स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स वगैरह जो है वो सिम्टम हो सकते हैं। द एक्टिव फॉर्म ऑफ दिस पैरासाइट फीड अपॉन द इरिथ्रोसाइट, म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा ऑफ द कोलोम। यहाँ से 2015 में क्वेश्चन आ चुका है कि जो इसकी एक्टिव फॉर्म होती है एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका की, वो इरिथ्रोसाइट, म्यूकोसा और सब म्यूकोसा जो होती है कोलोन की, उसको फीड करती है। इसके अलावा क्या बोला गया, अदर प्रोटोजोन डिजीज भी हो सकती है, जैसे आपका अफ्रीकन ट्राइप्नोसोमोसिस, अमेरिकन ट्रिप्नोसोमासिस जिसको हम चेकास डिजीज भी बोलते हैं, टॉक्सोप्लाज्मोसिस,
या फिर आपको बोल सकते हो क्रिस्टोपारियोडोसिस या फिर बेबियोसिस, ये सारी भी जो होती है वो प्रोटोजोन डिजीज हो सकती है, ये भी आप याद रख लेना। ओके, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं हेलमिंथिस के द्वारा जो डिजीज होती है। हेलमिंथिस के द्वारा जो एस्केरियोसिस दी हुई है, जहाँ से 2013 में आ चुका है, और फिलेरियोसिस दी हुई है जिसको एलिफेंटिसिस बोलते हैं, और यहाँ से आपका 11 में 13, 18, 20 और 2021 में क्वेश्चन आ चुका है। पहले बात करते हैं एस्केरियोसिस के बारे में। अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, हम बात करें हेलमिंथिस के बारे में, यानी वो जो ऑर्गेनिज्म हेलमिंथिस जिनको बोलते हैं, वो जो डिजीज कोज करवाते हैं उनकी बात करें। एस्केरियस जो है वो कॉमन राउंड वॉर्म के द्वारा होता है, एंड वुचेरिया द फिलेरियल वॉर्म आर सम ऑफ द हेलमिंथिस विच नोन टू बी पैथोजन टू ह्यूमन। एस्केरियस जहाँ पे इंटेस्टाइनल पैरासाइट जो होते हैं वो करते हैं क्या, एस्केरियसिस। इसके सिम्टम क्या हो सकते हैं ऑफ द डिजीज इंक्लूड इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, मस्कुलर पेन, फीवर, अनीमिया, या फिर ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज हो सकते हैं किसके, एस्केरियसिस के। अब एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, द एग्स ऑफ द पैरासाइट आर एक्सक्रीटेड अलोंग विद द फीकस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन विच कंटेमिनेट सॉइल, वाटर एंड प्लांट। यानी कोई एक इन्फेक्टेड पर्सन है जो अगर वो फीकल मैटर बाहर रिलीज कर रहा है तो वहाँ पर क्या होगी, जो भी सोइल, वाटर, प्लांट्स वगैरह होंगे वो भी इन्फेक्ट हो जाएंगे, और एक हेल्दी पर्सन जो होगा एक्वायर दिस इन्फेक्शन थ्रू द कंटेमिनेटेड वाटर, वेजिटेबल, फ्रूट वगैरह जो है उनसे एक हेल्दी पर्सन को ये एस्केरियोसिस हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिफेंटियासिस और फिलेरियोसिस के बारे में। वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी या फिर वुचेरिया मलाई, ये दो हो सकते हैं स्पीसीज, वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी या फिर वुचेरिया मलाई। यहाँ पर क्या होता है, द फिलेरियल वॉर्म कोजेज स्लोवली डेवलपिंग कोरियोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द ऑर्गन। यहाँ पर ये क्या करते हैं, जो हमारे पास में वुचेरिया जो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या करता है, ये आपका स्लोली डेवलप करता है कोरियोनिक इन्फ्लामेशन ऑर्गन के अंदर, विच दे लाइफ फॉर मेनी ईयर्स, बहुत सालों तक रहते हैं। यूजुअली द लिम्फेटिक वेसल ऑफ द लोअर लिम्ब एंड द डिजीज इज कॉल्ड एलिफेंटियासिस और फिलेरियोसिस। ज़्यादातर इसमें जो लोअर लिम्ब की जो आपकी लिम्फेटिक वेसल्स होती है वो यहाँ पर इन्फेक्ट होती है, और यहाँ पर जो है उसके अंदर क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। इसको एलिफेंटियासिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपको यहाँ पे लेग दिखाई दे रहेगा, वो एलिफेंट की तरह काफ़ी बड़ा हो जाता है, और इससे इतनी बार क्वेश्चन भी आ चुके हैं। जेनाइटल ऑर्गन जो होते हैं वो भी अफेक्ट हो सकते हैं, उसकी वजह से वहाँ पे ग्रोथ डिफॉर्मिटीज हो सकती है। पैथोजन जो होता है वो ट्रांसमिट होता है हेल्दी पर्सन में थ्रू द बाइट बाय फीमेल मॉस्किटो वेक्टर, यानी एक फीमेल मॉस्किटो वेक्टर के थ्रू ये जो है वो डिजीज स्प्रेड हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिंग वॉर्म, यानी अब हम बात करेंगे फंजाई के द्वारा होने वाली। मेनी फंजाई बिलोंग टू द जेंड्रा माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन और एपिडर्मोफाइटन, यानी ये तीन जो जेंड्रा दी हुए हैं, आपको याद रखना स्पीसीज नहीं दी है फंजाई की, जेंड्रा दी है, मतलब जीनस दिया है कि माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोमाइफाइटन और एपिडर्मोफाइटन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिंग वॉर्म के लिए, विच इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्टियस डिजीज होता है मेन के अंदर। यहाँ पे 2 बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। इसमें होता है क्या, ड्राई स्केली लेशंस आ जाते हैं वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, स्किन, नेल्स पे, आर द मेन सिम्टम है इस डिजीज के, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हाइजन और वेक्टर कंट्रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हमें यहाँ पर ऐसी चीज़ें रखनी चाहिए, जैसे अगर वेक्टर से कोई डिजीज़ फैल रही है, फॉर एग्जांपल मलेरिया, फिलेरियोसिस है, वहाँ पर वेक्टर जो होता है वो मॉस्किटो वेक्टर के थ्रू अगर फैल रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उनको यहाँ पर जो है वो ब्रीडिंग प्लेसेस वगैरह जो है वो नष्ट कर सकते हैं, ताकि वहाँ पर जो स्टेगनेंट वाटर उसको अवॉइड कर सकते हैं, ताकि वहाँ पर उनकी ब्रीडिंग ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा मॉस्किटो ना हो। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वहाँ पर हम गेम्बूसिया फिश को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं उन पॉन्ड्स के अंदर। अब गेम्बूसिया फिश क्या करती है, इन पॉन्ड दैट फीड ऑन द मॉस्किटो लार्वा, वो मॉस्किटो लार्वा के ऊपर फीड करती है, उसकी वजह से वहाँ पर मॉस्किटो नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है, सच प्रिकॉशन हैव बिकम मोर इंपॉर्टेंटली स्पेशली इन द लाइट ऑफ द रिसेंट वाइड स्प्रेड इंसिडेंट ऑफ वेक्टर बोर्न एडीज मॉस्किटो डिजीज लाइक डेंगू एंड चिकनगुनिया, यानी डेंगू और चिकनगुनिया के जो वेक्टर है वो एडीज मॉस्किटो है। मलेरिया के लिए एनाफिलिस था, डेंगू और चिकनगुनिया के लिए एडीज मॉस्किटो, तो ये भी आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इम्यूनिटी की। अब इम्यूनिटी क्या होती है, देखिए, द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। ऐसा नहीं है कि कोई एकदम से डिजीज हो ही जाएगा, हमारी बॉडी के अंदर कुछ इम्यूनिटी होती है जो इनसे ब्रेक डाउन करती है और इनको पहले ही रोक लेती है। हर एक वेक्टर खाने के बाद में ऐसा नहीं है कि हमें डिजीज हो ही जाएगी, अब वो डिपेंड करता है कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी है। तो इम्यूनिटी क्या होती है, वो एबिलिटी होती है जिसके अंदर जो होस्ट होता है वो फाइट करता है इन डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से एंड कन्फर्म बाय द इम्यून सिस्टम, उसको बोलते हैं इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी जो है वो आपकी 2 टाइप की हो सकती है, एक को बोलते हैं इननेट इम्यूनिटी और एक को बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इननेट आप समझ सकते हो मतलब बाय बर्थ हमें मिलेगी, और एक्वायर मतलब हम धीरे धीरे उसको एक्वायर करेंगे। इननेट इम्यूनिटी में बैरियर होते हैं 4, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर और साइटोकाइन, और जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी 2 टाइप से हो सकती है, एक तो एक्टिव होती है और एक पैसिव होती है। डिटेल में हम आगे आगे बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इननेट इम्यूनिटी। 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, इननेट इम्यूनिटी होती क्या है, यहाँ पर 2019 और 2022 में। देखिए, इननेट इम्यूनिटी को हम नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस बोलते हैं, जबकि एक्वायर्ड जो होती है वो काफ़ी स्पेसिफिक होती है और इननेट जो होती है वो स्पेसिफिक नहीं होती है।
टाइप ऑफ डिफरेंस दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ में प्रेजेंट होती है। दिस इज अकम्प्लिश बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर टू द एंट्री ऑफ द फॉरिजन एंटर। ये जनरली क्या करती है, अलग अलग बैरियर बनाती है जिसकी वजह से जो फॉरिजन ऑर्गेनिज्म हो वो बॉडी में एंटर ना कर पाए। 4 बैरियर है, एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल बैरियर का, और यहाँ पे बैरियर से आपको दिखाई दे रहा होगा कितनी बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। 1996 में, 2001 में, 8 में, 11 में, 12 में, 19 में, इतनी बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, मतलब इंपॉर्टेंट हो सकता है। पहले बात करते हैं फिजिकल बैरियर। स्किन ऑन आवर बॉडी इज द मेन बैरियर, यानी जो स्किन है उसको फिजिकल बैरियर के अंदर आती है और वो मेन बैरियर है विच प्रिवेंट एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। म्यूकस कोटिंग ऑफ द एपिथेलियम, यानी जो एपिथेलियम के ऊपर जो म्यूकस की कोटिंग होती है वो भी फिजिकल के अंदर आती है। लाइनिंग द रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, यूरोजेनेटरी ट्रैक वगैरह पे होती है, वो भी किस पे आती है, फिजिकल बैरियर में आती है, जो कि ट्रैप करते हैं माइक्रोब्स को, हमारी बॉडी में एंटर नहीं होने देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल। स्टोमक के अंदर जो एसिड हो गया, माउथ के अंदर जो सलाइवा हो गया, आइज के अंदर जो टीयर्स हो गए, ये सारे के सारे माइक्रोबाइल ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं और ये आते हैं फिजियोलॉजिकल के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेलुलर बैरियर के अंदर। सर्टन टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट हो गया, जैसे WBC ऑफ ओवर बॉडी, लाइक पॉलीमॉर्फिन न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, जैसे इट इज PMNL न्यूट्रोफाइल्स एंड मोनोसाइट, ये नेचुरल किलर होते हैं हमारे ब्लड के अंदर, वो हो गए सेल होता है ब्लड के अंदर, तो वो हो गए सेलुलर बैरियर। टाइप ऑफ लिम्फोसाइट इन द ब्लड एज वेल एज द मैक्रोफेज इन द टिश्यू के अंदर मैक्रोफेज होते हैं, वो भी फेगोसाइटोसिस करते हैं और जो माइक्रोब्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये हो गए सारे सेलुलर बैरियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइटोकाइन बैरियर। अभी ये साइटोकाइन क्या होता है, देखिए साइटोकाइन मतलब किसी एक वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया किसी सेल को, अब वो जो सेल जो इन्फेक्ट हो चुका है वो कुछ प्रोटीन जो है उसको सीक्रेट करेगा जिसको बोलते हैं इंटरफेरॉन। अब ये जो इंटरफेरॉन प्रोटीन है वो क्या करती है, प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम द फर्दर वायरल इन्फेक्ट, यानी उस जो नॉन इन्फेक्टेड सेल है उसको प्रोटेक्ट करती है ताकि उसमें जो है वो वायरल इन्फेक्शन ना हो जाए। क्लियर हो गया? ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। अब यहाँ से नीट 2022 में क्वेश्चन आ चुका है। देखिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी अंदर हैंड क्या होती है, स्पेसिफिक होती है। जैसे इनेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक थी बट ये स्पेसिफिक होगी। कैरेक्टराइज्ड बाय द मेमोरी, यानी यहाँ पे इसकी मेमोरी होती है, किसी की 6 मंथ, किसी की 1 ईयर, किसी की 5 ईयर, किसी की 10 ईयर, इस हिसाब से अलग अलग मेमोरी हो सकती है, उसके बाद में वो जो है ज़्यादा फंक्शन नहीं करेगी। This means when our body encounter a pathogen for the first time, it produces a response called the primary response which is of low intensity। यानी जब भी हमारे सामने जो है वो कोई पैथोजन आएगा तो हमारी बॉडी जो है वो पहले प्राइमरी रिस्पॉन्स डेवलप करेगी जो कि काफ़ी लो इंटेंसिटी का होगा। जब वो सेम पैथोजन दोबारा आएगा तो सब्सिक्वेंट एनकाउंटर विद द सेम पैथोजन इलिट ए हाईली इंटेंसिफाइड सेकेंडरी या फिर एन एमनियटिक रिस्पॉन्स डेवलप करेगी, मतलब सेकेंडरी रिस्पॉन्स डेवलप करेगी जिसको एन एमनियटिक रिस्पॉन्स भी बोलते हैं, और ये काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी पे होगा। दिस इज एस्क्राइब टू द फैक्ट दैट आवर बॉडी अपेयर टू ए मेमोरी ऑफ द फर्स्ट एनकाउंटर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब सेकंड टाइम वो पैथोजन आया तो पहले वो आके गया था, उसकी मेमोरी जो थी वो बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट थी। ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करता है, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स हो, ये कैरिड आउट होता है विद द हेल्प ऑफ 2 स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट जिसको बोलते हैं बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। अब यहाँ से 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, बट इज बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट जो होता है वो एक आर्मी प्रोड्यूस करता है प्रोटीन की, जो कि पैथोजन के विपरीत जो है वो लड़ती है हमारे ब्लड के अंदर और फाइट करती है। दीज प्रोटीन आर कॉल्ड एंटीबॉडीज, और इन्हीं जो प्रोटीन होती है जो बी लिम्फोसाइट बनाता है उनको बोलते हैं एंटीबॉडीज। यानी एंटीबॉडीज क्या होती है, आपकी प्रोटीन्स होती है। द टी सेल्स, ये जो टी सेल्स है वो क्या करते हैं, टी सेल्स डू नॉट सीक्रेट एंटीबॉडीज, ये खुद कोई एंटीबॉडीज नहीं बनाते हैं बट वो हेल्प करते हैं बी सेल की तो उनको बनाने के लिए। अब आपके सामने जो है वो एक यहाँ पर बनाया गया एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बनाया गया, ये हैवी चेन दिखाई दे रही है और ये लाइट चेन दिखाई दे रही है। एच का मतलब हैवी, एल का मतलब लाइट। अब ये डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज हो सकती है जो हमारी बॉडी के अंदर बनती है। IgA, IgM, IgE, IgG जो NCERT में दिया हुआ है। अब Ig का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबुलिन, ये जो Ig लिखा हुआ है इसका मतलब है इम्यूनोग्लोबुलिन, और ये ए का आपका अलग अलग मीनिंग हो सकता है। इसको याद करने का तरीका क्या है, गेम, यानी G मतलब IgG, A मतलब IgA, M मतलब IgM, E मतलब IgE, यही हमारी एनसीईआरटी में दी हुई है इसलिए। ओके, नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। देखिए द 2 टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स एंटीबॉडीज, यहाँ पर 2 टाइप के जो है वो एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स हो सकते हैं। एक हो सकता है आपका ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स और एक हो सकता है सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स। अब यहाँ पर इसको सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी भी बोल सकते हैं। पहले ह्यूमरल की बात करते हैं फिर सेल मेडिएटेड की बात करेंगे, क्योंकि सेल मेडिएटेड से काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुके हैं। देखिए बिकॉज ऑफ दीज एंटीबॉडीज आर फाउंड इन द ब्लड दी रिस्पॉन्स इज कॉल्ड ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, यानी क्योंकि ये एंटीबॉडीज हमारे ब्लड में मिलती है तो इसलिए इसको बोला जाता है ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। दिस इज द 2 टाइप ऑफ द एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स एंटीबॉडी मेडिएटेड। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, सेल मेडिएटेड के बारे में।
द सेकेंड टाइप होता है सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, जिसको सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं। द टी लिम्फोसाइड मेडिएटेड CMI, यानी जो टी लिम्फोसाइड होती है वो मेडिएटेड करती है किसको, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को। वेरी ऑफन सम ऑफ द ह्यूमन ऑर्गन लाइक हार्ट, आई, लीवर, किडनी फेल टू फंक्शन, सेटिस्फैक्टरी ट्रांसप्लांटेशन होता है उसमें, तो वहां पर जो वो CMI को चेक किया जाता है, और यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा, देखो टिश्यू मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैचिंग एसेंशियल बिफोर अंडरटेकिंग एनी ग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन। जब भी कोई होता है तो उससे पहले यहाँ पर ये सारी चीज़ें चेक की जाती है। इसके अलावा जो पेशेंट होता है उसको इम्यूनो सप्रेसेंट लेना पड़ता है उसकी पूरी लाइफ टाइम के लिए। यहाँ पर देखिए द बॉडी इज एबल टू डिफरेंशिएट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, क्योंकि बॉडी जो डिफरेंशिएट कर सकती है कि कौन हमारा ऑर्गन है और कौन बाहर का ऑर्गन है। और यहाँ पर ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है अगर वहाँ पे कोई ग्राफ्ट जो रिजेक्ट हो जाता है। और 3 टाइम यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हमने बात की थी कि यहाँ पर एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आपका एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी भी होती है, और एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर लिखा हुआ है कितनी बार क्वेश्चन आ चुके हैं। 2003 में आ चुका है, 12 में आ चुका है, 15 में आ चुका है, 19 में आ चुका है, 2020 में भी यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए व्हेन ए होस्ट, सबसे पहले एक्टिव की बात करेंगे देन हम पैसिव की बात करेंगे। सबसे पहले एक्टिव की बात करते हैं। व्हेन ए होस्ट इज एक्सपोज टू एंटीजन, यानी जब भी कोई होस्ट जो होता है वो एंटीजन एक्सपोज होता है, विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लिविंग और डेड माइक्रोब्स और अदर प्रोटीन एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन द होस्ट बॉडी, दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड द एक्टिव इम्यूनिटी। यानी एक्टिव इम्यूनिटी कब बनती है, जब कोई एंटीजन आता है और फिर हमारी बॉडी के अंदर धीरे धीरे प्रोटीन वगैरह एंटीबॉडीज बनने लगती है होस्ट के अंदर, तो वो कहलाती है एक्टिव इम्यूनिटी। मतलब आया है तब बनाई है, नया नया बनाया है। तो एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है वो काफ़ी स्लो होती है और यहाँ पे टाइम लगता है उसको फुल इफेक्टिव होने के लिए। क्लियर है। बट अब हम बात करते हैं पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है। व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन टू प्रोटेक्ट द बॉडी, मतलब रेडीमेड बनी बनाई हम एंटीबॉडीज अगर दे रहे हैं तो वो क्या हो गई, पैसिव होगी। मतलब हमने कुछ भी बनाया नहीं है, कोई भी एनर्जी खर्च नहीं करी है, डायरेक्टली ले लिया अगेंस्ट द फॉरिजन एंटीज, उसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। अब देखिए द येलोविश फ्लूइड कोलोस्ट्रम सीक्रेटेड बाय द मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन, यानी जब जो है वो बेबी को फीड कराया जाता है इनिशियल डेज में, जब लैक्टेशन करवाया जाता है तो वहाँ पर जो मदर के जो आपका मिल्क होता है उसके अंदर एब्यूडेंट एंटीबॉडीज होती है। फॉर एग्जाम्पल उसमें होती है इम्यूनोग्लोबुलिन ए दैट इज IgA टू प्रोटेक्ट द इन्फेंट। इसके अलावा लिखा गया द फीटस ऑल्सो रिसीव सम एंटीबॉडीज फ्रॉम देयर मदर, यानी इसके अलावा बहुत और भी एंटीबॉडीज होती है जो कि जो फीटस होता है वो डायरेक्टली मदर से लेता है ड्यूरिंग द प्लासेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। दीज आर सम एग्जांपल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी, ये पैसिव इम्यूनिटी के एग्जांपल थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। अब वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन वगैरह क्या होते हैं, देखिए वैक्सीन के अंदर क्या होता है। इन वैक्सीनेशन ए प्रिपेयर ऑफ एंटीजन प्रोटीन ऑफ पैथोजन और इनएक्टिवेटेड वीकेंड पैथोजन आर इंट्रोड्यूस इन द बॉडी। सिंपल समझिए, वैक्सीनेशन के अंदर क्या होता है, जो पैथोजन जो डिजीज कोज करवा सकता है उसी का जो है इनएक्टिवेटेड फॉर्म लिया जाता है, मतलब उसको बॉडी में भेज देंगे बट वो डिजीज कोज नहीं करवा पाएगा। बट जैसे ही वो बॉडी के अंदर जाएगा तो बॉडी को पता चल जाएगा कि कोई बाहर का ऑर्गेनिज्म आया है और उसके अकॉर्डिंग वो क्या बना लेगी, एंटीबॉडीज बना लेगी। तो वो होता है सब कुछ वैक्सीन के अंदर। ये चीज आपको क्लियर हो गया। द एंटीबॉडी प्रोड्यूस इन द बॉडी अगेंस्ट दीज एंटीजन वुड न्यूट्रलाइज द पैथोजन अगेंस्ट द नेचुरल। तो अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन आ चुका है 2012 में, ये इम्यूनाइजेशन और ये वैक्सीनेशन वगैरह से बात करते हैं। इफ ए पर्सन इज इन्फेक्टेड विद सम डेडली माइक्रोब्स टू विच क्विक इम्यूनो रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड, मतलब ऐसा हो चुका है कि उस पर्सन को जो है वो इमीडिएटली एंटीबॉडी चाहिए है, रिक्वायर सच एज फॉर एग्जांपल टेटनस का केस हो गया, वी नीड टू डायरेक्टली इंजेक्ट द परफोरेटेड एंटीबॉडीज, तो वहाँ पर हम बनी बनाई एंटीबॉडीज देंगे या फिर एंटीटॉक्सिन देंगे। एंटीटॉक्सिन क्या होता है, ए प्रिपरेशन कंटेनिंग एंटीबॉडीज इन द टू द टॉक्सिन, यानी टॉक्सिन जो होता है उसके विपरीत की एंटीबॉडीज उसके अंदर प्रेजेंट होती है। इसके अलावा और इमरजेंसी कहाँ पे हो सकती है, इवन इन द केस ऑफ स्नेक बाइट, मतलब यहाँ पर कोई पॉइजनस स्नेक है उसने बाइट कर लिया तो भी वहाँ पे हम डायरेक्टली एंटीबॉडीज देंगे। द इंजेक्टेड विच गिवन टू द पेशेंट कंटेन परफोरेटेड एंटीबॉडीज टू द स्नेक वेनम, दिस टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन इज कॉल्ड द पैसिव इम्यूनाइजेशन। ये भी पैसिव इम्यूनिटी के ही एग्जाम्पल हैं। ये चीज क्लियर हो चुकी होगी आपको। आगे बात करते हैं वैक्सीन के बारे में। वैक्सीन प्रोड्यूस यूजिंग DNA टेक्नोलॉजी, जो वैक्सीन प्रोड्यूस की जाती है वो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। यूजिंग दिस अप्रोच अलाउ द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ हैंड्स ग्रेटर अवेलेबिलिटी फॉर इम्यूनाइजेशन। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोड्यूस फ्रॉम ईस्ट, यानी जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है वो ईस्ट से प्रोड्यूस की जाती है। इसके अलावा जो ट्यूबरकुलोसिस वैक्सीन होती है वहाँ पर इनएक्टिवेटेड बैक्टीरिया होते हैं। इसके अलावा बोला गया है जो वूफिंग कप होती है वहाँ पर जो वैक्सीन होती है दे किल्ड पैथोजन ऑफ बोर्डेटला पेरिटूसिस
विच कोज हुपिंग कप, यानी यहाँ पर जो पैथोजन का नाम बताया गया कि ये आपका पैथोजन का नाम है, जो पैथोजन जो डिजीज कोज करता है हुपिंग कप में और उसको भी किल करती है। डीपीटी डिप्थेरिया जो होता है वहाँ पे टॉक्सॉइड प्रेजेंट होते हैं, और जो सेबिन पोलियो वैक्सीन होती है उसके अंदर एट्यूनेटेड इनएक्टिवेटेड जो है वो वायरस दिए जाते हैं उस वैक्सीन के अंदर। यहाँ पे 2015 और 16 में क्वेश्चन आ चुका है, और ये एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है बट हमने यहाँ पर मेंशन किए हुए नोट्स में। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलर्जी के बारे में। सम ऑफ द सेंसिटिव टू द सम ऑफ द पार्टिकल इन द एनवायरमेंट, द अबव मेंशन रीजन कुड बी बिकॉज ऑफ द एलर्जी ऑफ पोलन माइट विच में डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेसेस। अब एलर्जी क्या होती है यहाँ पर देखिए, द एक्सक्रेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यूनो सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट, मतलब एनवायरमेंट में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट है तो उसके रिस्पॉन्स में अगर यहाँ पर इम्यूनिटी रिस्पॉन्स करती है उसको बोलते हैं एलर्जी। अब जो सब्सटेंस जो यहाँ पर ये इम्यूनो रिस्पॉन्स को जनरेट करवाते हैं उसको बोलते हैं एलर्जन, और जो एंटीबॉडीज बनती है उस टाइम पे वो बनती है IgE टाइप, ये याद रख लेना IgE मतलब इम्यूनोग्लोबिन E जो होती है वो यहाँ पर बनती है एलर्जी के अंदर। इसके अलावा लिखा हुआ है देखिए, सम हाउ मॉडर्न डे लाइफस्टाइल हैज रिजल्टेड इन लोअरिंग द इम्यूनिटी एंड मोर सेंसिटिविटी टू द एलर्जन। मोर एंड मोर चिल्ड्रन इन मेट्रो सिटीज ऑफ इंडिया सफर फ्रॉम एलर्जी एंड अस्थमा से जो है वो इस टाइम पे अफेक्टेड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑटो इम्यून डिजीज के बारे में। और ऑटो इम्यून डिजीज क्या होती है आप यहाँ पे समझिए। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, जहाँ पे मेमोरी होती है, वो मेमोरी क्या करती है, ये पता लगा लेती है कि कौन हमारे ऑर्गन है और कौन बाहर का ऑर्गन है। बेस्ट एक्वायर्ड इम्यूनिटी इवॉल्व इन हायर वर्टिब्रेट्स बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट फॉरिजन ऑर्गेनिज्म, यानी वो फॉरिजन ऑर्गेनिज्म को डिफरेंशिएट कर पाता है पैथोजन को सेल्फ सेल से। वाइल वी स्टिल डू नॉट अंडरस्टैंड द बेसिस ऑफ दिस टू कोरोलर ऑफ दिस एबिलिटी टू हैव बी अंडरस्टूड, बट ऑटो इम्यूनिटी क्या होता है कि यहाँ पर ये खुद की बॉडी को जब डैमेज करने लग जाता है, मतलब ऑटो मतलब खुद अपने आप की जब इम्यूनिटी को मारने लग जाए तो उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 16 में, 18 में और 2022 में क्वेश्चन आ चुका है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। पहला, हायर वर्टिब्रेट कैन डिस्टिंग्विश फॉरिजन मॉलिक्यूल एज वेल एज फॉरिजन ऑर्गेनिज्म। मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल इम्यूनोलॉजी डील विद दिस एस्पेक्ट, दो है समटाइम ड्यू टू द जेनेटिक एंड अदर अननोन रीजन द बॉडी अटैक सेल्स। मतलब ये दो रीजन इन्होंने दिए हैं जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वो ऑटो इम्यून डिजीज हो सकती है। द रिजल्ट क्या होगा इसका, द रिजल्ट इज डैमेज टू द बॉडी एंड इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज। मतलब अल्टीमेटली होगा यही कि ऑटो इम्यूनिटी के अंदर खुद की बॉडी को डैमेज किया जाएगा। एग्जाम्पल दिए हुए रूमेटॉइड अर्थराइटिस विच अफेक्ट मेनी पीपल इन अवर सोसाइटीज ऑटो इम्यून डिजीज। सबसे ज्यादा जो पूछा गया है वो है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है वो ऑटो इम्यून का एग्जाम्पल है। इसके अलावा सोरियोसिस, विटिलागो, लूपस, टाइप 1 डायबिटीज वगैरह जो है वो भी आपके किसके हैं, ऑटो इम्यून के एग्जाम्पल है, ये भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑटो इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। तो लिम्फोइड ऑर्गन दिए है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और आपका सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन वगैरह, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया, बट यहाँ पर देखिए बोन मैरो एंड थाइमस एंड स्प्लीन से आया हुआ है। देखिए बोन मैरो क्या होता है, बोन मैरो इज द मेन लिम्फोइड ऑर्गन वेयर ऑल ब्लड सेल इंक्लूड लिम्फोसाइट आर प्रोड्यूस, यानी बोन मैरो अंदर एक लिम्फोइड मेन लिम्फोइड ऑर्गन है जहाँ पे ब्लड वगैरह और अदर लिम्फोसाइट बनते हैं। अब थाइमस क्या है, थाइमस एक लोब्ड ऑर्गन है जो कि आपके हार्ट के पास में रहता है, ब्रेस्ट बोन के नीचे। थाइमस होता है वो क्वाइट लार्ज होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, और जैसे जैसे एज बढ़ती है तो इसका साइज जो होता है वो कम होता जाता है। प्यूबर्टी में यहाँ पर ये काफी स्मॉल साइज के अंदर चला जाता है। अब जो बोन मैरो और थाइमस होते हैं वो क्या करते हैं, माइक्रो एनवायरमेंट प्रोवाइड करते हैं डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट के लिए। यहाँ पर टी का मतलब होता है थाइमस लिम्फोसाइट। नेक्स्ट यहाँ पे स्प्लीन भी देख लेना। स्प्लीन जो होता है वो एक लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन होता है, यहाँ पर लिम्फोसाइट एंड फैगोसाइटोसिस होती है, और ये एक फिल्टर की तरह काम करता है, यानी ब्लड को फिल्टर की काम तरह करता है। कौन, आपका स्प्लीन। स्प्लीन ऑल्सो एज ए लार्ज रिजर्वॉयर ऑफ इरिथ्रोसाइट, ये याद रख लेना कि स्प्लीन जो होता है वो एक लार्ज रिजर्वॉयर है किसका, इरिथ्रोसाइट का। इरिथ्रोसाइट दैट इज RBC। इसके अलावा लिम्फोइड ऑर्गन जो होते हैं वो यहाँ पर भी प्रेजेंट होते हैं। 2017 में क्वेश्चन आ चुका है। देखिए देयर इज ए लिम्फोइड टिश्यू ऑल्सो लोकेटेड विद इन द लाइनिंग ऑफ द मेजर ट्रैक्ट, जैसे रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव या फिर यूरोजेनेटिक ट्रैक्ट हो गए, वहाँ पर भी काफी हाई अमाउंट में लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट होता है। उसको बोलते हैं म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, यानी जो म्यूकोसा के साथ में जो लिम्फोइड टिश्यू एसोसिएट होते हैं उसको बोलते हैं माल्ट, यानी म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट होता है। और ये जितना टोटल लिम्फोसाइट टिश्यू होता है उसका 50% जो होता है वो केवल माल्ट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे डिजीज दी हुई है एड्स। एड्स क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज होती है। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जो HIV वायरस होता है वो यहाँ पर करता है। और आपने कॉमन कोल्ड के अंदर जो वायरस पढ़ा था वो कौन सा था, राइनो वायरस था। और यहाँ पर जो वायरस है वो रेट्रो वायरस है, याद रख लेना। और यहाँ पर जो होते हैं वो RNA जीनोम होता है, मतलब इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, जो आपका RNA होगा। अब ये डायग्राम से समझ लीजिए होता क्या है। यहाँ पे ये रेट्रो वायरस है वो RNA आता है। RNA आने के बाद में क्या करता है, यहाँ पर देखिए वायरल DNA इज प्रोड्यूस बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। मैंने आपको बताया था जब हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर सेंट्रल डोगमा किया था, मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है। और देखिए NCERT में यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी वायरल DNA इज प्रोड्यूस बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इसका मतलब क्या हुआ कि RNA से जब वायरल DNA बनाया तो वहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हुआ। और ट्रांसक्रिप्शन, नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, जब हम DNA से RNA बनाते हैं, बट हमने क्या बनाया, RNA से DNA बनाया।
अब ये डीएनए जो है वो इनकॉर्पोरेट करेगा उस होस्ट जीनोम के साथ में, फिर वायरल आरएनए बना देगा और ये जो वायरल आरएनए बने वो नए वायरस को प्रोड्यूस करेंगे और फिर वो जाकर अदर सेल को अफेक्ट करेंगे। यही साइकिल चलती है एड्स के अंदर। अब यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं तो वो हम देख लेते हैं। देखिए, देयर इज ऑलवेज ए टाइम लेग बिटवीन द इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ द एड सिम्टम, यानी यहाँ पर एक टाइम लेग होता है जब इन्फेक्शन हो जाता है और जो सिम्टम्स होते हैं उसमें आने आते हैं। ये टाइम लेग कितना हो सकता है? दिस पीरियड में वेरी फ्रॉम फ्यू मंथ टू मैनी ईयर, ये 5 to 10 ईयर का भी हो सकता है। आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी द पर्सन द वायरस एंटर इनटू द मैक्रोफेज, सबसे पहले याद रख लेना ये जो वायरस एंटर होता है वो मैक्रोफेज के अंदर जाता है। वेयर आरएनए जीनोम ऑफ द वायरस रेप्लिकेट टू फॉर्म वायरल डीएनए, वो आरएनए से डीएनए बनाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये मैंने आपको बता दिया और यहाँ पे ये मॉलिक्यूलर वाले में हमने पढ़ा भी था। अब आगे देखिए, HIV वायरस कंटेन 2 सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए यूनिट एंड 2 यूनिट ऑफ द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, यानी 2 ही स्ट्रैंड होते हैं आरएनए के, मतलब डबल स्ट्रैंड आरएनए होता है यहाँ पर और 2 ही रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होते हैं, क्योंकि एक को एक बनाएगा दूसरे स्ट्रैंड को दूसरा बनाएगा, इस टाइप से। अब ये जो मैक्रोफेज में एंटर करते हैं तो यहाँ पर होता है कि देखिए, द मैक्रोफेज कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरस इन द वे एक्ट लाइक ए HIV फैक्ट्री, और मैक्रोफेज के अंदर बार बार यहाँ पे आरएनए से डीएनए बनने लगता है, तो ये एक फैक्ट्री की तरह काम करता है जिसको बोलते हैं HIV फैक्ट्री। साइमल्टेनियसली HIV एंटर करता है हेल्पर T लिम्फोसाइट में, यानी ये जो है वो हेल्पर T लिम्फोसाइट को जो है उसको मारता है, ताकि अगर वहाँ पे हेल्प नहीं होगी तो कुछ काम नहीं हो पाएगा। रेप्लिकेट एंड प्रोड्यूस प्रोजेनी वायरस, कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है? 1990 में, 2005, 6, 10 और 2015 में, आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर होगा क्या, जैसे हेल्पर टी लिम्फोसाइट को ये क्या करेगा, बना लेगा, तो यहाँ पे जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट है उसका नंबर कम होने लगेगा, द स्टार्ट पर्सन सफरिंग फ्रॉम द इन्फेक्शन, और फिर वो इन्फेक्शन होने लग जाएगा उसको, दैट कुड हैव बीन अदरवाइज ओवरकम सच एज दोज ड्यू टू द बैक्टीरिया स्पेशली माइकोबैक्टीरियम वायरस फंजाई, या फिर कोई भी आपका पैरासाइट हो गया टैक्सोप्लाज्मा वगैरह, वो डिजीज उसको होने लग जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जो जिसको HIV होता है उसको HIV से नहीं, उसकी इम्यूनिटी ब्रेक डाउन हो जाती है और फिर उसको कोई भी अदर डिजीज होगी वो कंट्रोल नहीं हो पाएगी और उसकी डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पे 2011 और 14 में क्वेश्चन आ चुका है। इसके अलावा यहाँ पर अगर टेस्ट जो बोला गया है कि वहाँ पर हम टेस्ट कौन सा करेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वाइडली जो डायग्नोस किया जाता है एड्स के द्वारा वो होता है एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, जिसको बोलते हैं एलिसा टेस्ट किया जाता है। एड्स के लिए टेस्ट कौन सा है? ELISA, दैट इज एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, जो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर वापस से आएगा डिटेल के अंदर, ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैंसर के बारे में। अब कैंसर क्या होता है? कोई भी चीज़ जो है जिसकी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं? कैंसर बोला जाता है। तो यहाँ पर जो हमारे अंदर बॉडी के अंदर जो सेल्स वगैरह टिश्यू है वहाँ पर अगर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लग जाए तो उसको बोलेंगे कैंसर। अब देखिए यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है वो कैंसर के अंदर हट जाती है तो उसकी वजह से कैंसर होने लगता है। देखिए, इन आवर बॉडी सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएट इज हाईली कंट्रोल, मतलब हमारी बॉडी के अंदर कितना सेल ग्रो करेगा और डिफरेंशिएट करके वो क्या बनाएगा, क्योंकि देखिए जब जाइगोट होती है तो सिंगल सेल होता है। अब जितने भी ऑर्गन होते हैं वो सिंगल सेल से ही बनते हैं और वहाँ पर डिफरेंशिएट हो के अलग अलग सेल बनते हैं, तो वहाँ पर कितना डिफरेंशिएट हो पाएगा और कितनी सेल ग्रोथ हो पाएगी वो काफ़ी कंट्रोल्ड होती है। बट कैंसर के अंदर क्या होती है, ये जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है वो ब्रेक डाउन कर जाता है। नॉर्मल सेल्स शो ए प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनिबिशन, जो नॉर्मल सेल होते हैं वो एक प्रॉपर्टी दिखाते हैं कॉन्टैक्ट इनिबिशन। इसका मतलब होता है कि दूसरा सेल जब उसके कॉन्टैक्ट में आएगा तो उसको अनकंट्रोल ग्रोथ नहीं होने देगा, उसको कंट्रोल में रखेगा। बट अगर यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट इनिबिशन की प्रॉपर्टी लॉस हो गई तो वहाँ पर वो अनकंट्रोल ग्रोथ होने लग जाएगी। बाय वर्च्यू ऑफ इच कॉन्टैक्ट विद द अदर सेल इनिबिट देयर अनकंट्रोल ग्रोथ, मतलब अनकंट्रोल ग्रोथ को रोकता है कॉन्टैक्ट इनिबिशन। नाम में ही पता चल रहा है कॉन्टैक्ट में आया, इनिबिशन मतलब रोकना, स्टॉप करना। बट कैंसर सेल में यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाएगी तो इसका वजह से क्या होगा, कैंसर सेल जस्ट कंटिन्यू टू डिवाइड और यहाँ पे मास ऑफ सेल बन जाएगा जिसको बोलते हैं ट्यूमर। अब ये ट्यूमर 2 टाइप के होते हैं, बेगनिन होता है और मेलिगेंट होता है। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। बेगनिन क्या होता है, ये नॉर्मली रिमेन रहता है उसी ओरिजिनल लोकेशन पे और ये कहीं पर भी स्प्रेड नहीं करता है अदर पार्ट ऑफ द बॉडी में और ये बहुत ही लिटल डैमेज करता है। बट कि इसका उल्टा है मेलिग्नेंट ट्यूमर, ये क्या करता है, अदर एंड मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल बनाता है, नियोप्लास्टिक या फिर ट्यूमर सेल, और ये स्प्रेड करता है। द सेल स्लोगड फ्रॉम सच ट्यूमर रीच डिस्टेंस साइट, ये अलग अलग साइट पे पहुंच जाता है ब्लड के थ्रू, एंड वेर एवर दे गेट लॉज इन द बॉडी दे स्टार्ट ए न्यू ट्यूमर देयर, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटास्टेसिस, इसको बोलते हैं मेटास्टेसिस। मोस्ट फियर प्रॉपर्टी है मेलिगेंट ट्यूमर की, 2009 में क्वेश्चन आ चुका है। कोज ऑफ कैंसर में यहाँ पे अलग अलग रीजन हो सकते हैं, कार्सिनोजन एक मेन रीजन हो सकता है, इसके अंदर आपका हो सकता है ऑन्कोजेनिक वायरस हो सकता है, वो वायरस जो कि कैंसर को कोज करवाए। इसके अलावा जीन्स भी हो सकते हैं, उनको सेलुलर ऑन्को जीन्स बोलेंगे या फिर प्रोटो ऑन्को जीन्स बोलेंगे, ऐसे जीन्स जिसकी वजह से जो कैंसर हो सकता है।
इन सब चीज़ें। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैंसर का डिटेक्ट कैसे होगा और यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ों से हम डायग्नोज करके उसका क्योर कर सकते हैं। कैंसर डिटेक्टेशन इज बेस्ड ऑन द बायोप्सी। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मेन जो टेस्ट किया जाता है वो बायोप्सी किया जाता है, एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी ऑफ द टिश्यू एंड ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट टू इंक्रीज द सेल काउंट। वहाँ पर ये देखा जाता है कि सेल काउंट अगर बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं या उतने ही हैं, तो वो होता है ल्यूकोमसिस। बायोप्सी में क्या होता है, एक पीस निकाला जाता है, जो भी सस्पेक्टेड टिश्यू लग रहा है कि वहाँ पर कैंसर हो सकता है, तो उसका एक छोटा सा पीस निकाला जाता है, इज सस्टेंड एंड एग्जामाइंड अंडर माइक्रोस्कोप, उसको बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन कौन सी टेक्निक्स है जिसके द्वारा पता लगाया जा सकता है। टेक्निक्स लाइक रेडियोग्राफी, उसमें हम एक्सरे का यूज करते हैं, सीटी यानी कंप्यूटेड टोमोग्राफी, और एमआरआई, वहाँ पर हम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का यूज करते हैं, आर वेरी यूजफुल टू डिटेक्ट कैंसर फॉर द वर्चुअल इंटरनल ऑर्गन। कंप्यूटेड टोमोग्राफी यूज एक्सरे, ये जो कंप्यूटेड टोमोग्राफी उसमें भी एक्सरे यूज होता है, रेडियोग्राफी में भी एक्सरे यूज होता है, बट यहाँ पर जो सीटी है कंप्यूटेड टोमोग्राफी उसमें 3 डायमेंशनल इमेज बनती है इंटरनल ऑर्गन की। एमआरआई जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को यूज करती है, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन होती है, और वहाँ पे एक्यूरेटली डिटेक्ट हो सकता है पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंज किसी भी लिविंग टिश्यू के अंदर, और ये सबसे ज़्यादा सेफ भी रहती है। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में सर्जरी, रेडिएटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी जो वो एक साथ दी जा सकती है। और यहाँ पर एक आपको याद रखना है, देखिए, therefore the patient that are given substance called biological response modified such as alpha interferon which activate their immune system and help in the destroying the tumor। तो यहाँ पे अल्फा इंटरफेरॉन दिया जाता है। इंटरफेरॉन हमने पढ़ा भी था, जो वायरल के होता है, वहाँ पे साइटोकाइनिन बैरियर के अंदर हमने पढ़ा था, अगर आपको याद है तो यहाँ पर अल्फा इंटरफेरॉन जो होता है वो दिया जाता है। अब हम बात करते हैं ड्रग्स एंड एल्कोहल एब्यूज वगैरह के बारे में। तो यहाँ पे मेनली 3 ड्रग्स जो है वो दी हुई है, और ये एक हार्मफुल इफेक्ट करती है तीनों के तीनों, ओपियोइड, कैनाबिनोइड और कोका एल्केलॉइड। अब यहाँ पर देखिए एक एक करके पढ़ेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं। देखिए ज़्यादातर जो होती है इनमें से वो ज़्यादातर आपके फ्लावरिंग प्लांट से ऑब्टेंड होती है, कुछ एक फंजाई से ऑब्टेंड होती है। सबसे पहले बात करते हैं ओपियोइड के बारे में। ओपियोइड जो ड्रग्स है वो बाइंड करती है ओपियोइड रिसेप्टर पे। हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, सीएनएस या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे रिसेप्टर होते हैं, ओपियोइड रिसेप्टर, वो उनके साथ में बाइंड करती है। कौन सी? ओपियोइड ड्रग। हेरोइन इज कॉमनली कॉल्ड स्मेक इज द केमिकली डाई एसिटाइल मोर्फिन। जो हीरोइन जिसको स्मेक बोलते हैं वो केमिकली नाम क्या है उसका? डाई एसिटाइल मोर्फिन उसका नाम है, विच इज वाइट ऑर्डरलेस बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। दिस इज ऑब्टेन्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ मोर्फिन। तो यहाँ पे डाई एसिटाइल मोर्फिन लिखा हुआ है, इसका मतलब उसको मोर्फिन को क्या करेंगे? एसिटाइलेशन करेंगे, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ द पॉपी प्लांट। और इसको निकाला कहाँ से जाता है? ये जो पॉपी प्लांट होता है उसके लेटेक्स से निकाला जाता है, उसको बोलते हैं पेपेवर सोमनीफेरम। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 18 में 19 में क्वेश्चन आ चुका है, और ये वाला डायग्राम जो है, ये वाला डायग्राम आपका 2012 में आ चुका है, और इसके अलावा ये वाला डायग्राम 2012 में आ चुका है। तो ये डायग्राम भी आप अच्छे से देख लेना। क्लियर है? अब नेक्स्ट बात करते हैं कैनाबिनोइड्स की। अब कैनाबिनोइड्स क्या होते हैं? ये भी कैनाबिनोइड रिसेप्टर होंगे जिसके साथ में प्रेजेंट होंगे। देखिए कैनाबिनोइड आर ग्रुप ऑफ केमिकल विच इंटरेक्ट विद द कैनाबिनोइड रिसेप्टर। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। नेचुरल जो कैनाबिनोइड होती है वो ऑब्टेन्ड होती है इनफ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट कैनाबिस सेटाइवा। जो कैनाबिस सेटाइवा होता है उसके इनफ्लोरेसेंस से ऑब्टेन्ड होती है, ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गया? और यहाँ पर बोला गया कैनाबिनोइड्स ऑफ प्रोड्यूस मैरिजुआना, हैशिश, चरस, गांजा वगैरह जो होते हैं वो इससे बनते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में? कोका एल्कलॉइड या फिर कोकेन के बारे में। 2019 में क्वेश्चन आ चुका है, 2014 में भी आ चुका है। देखिए कोका एल्कलॉइड और कोकेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोका प्लांट, जिसको बोलते हैं इरिथ्रोसोलम कोका। यानी जो कोका प्लांट होता है वो भी आपके एक कोकेन या फिर कोका एल्कलॉइड होती है वो भी प्लांट से निकलती है, और ये कहाँ पे मिलता है? साउथ अमेरिका में मिलता है जनरली। यहाँ पे 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। अब ये करता क्या है? इट इंटरफेयर विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूरो ट्रांसमीटर, जो डोपामिन होता है उसके साथ में ये इंटरफेयर करता है। कोकेन कॉमनली कॉल्ड द कोक और क्रैक इज यूजुअली नोटेड किया जाता है। इट इज ए पोटेंट साइमल्टेनियस एक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोड्यूसिंग सेंस ऑफ यूफोर्बिया। यूफोर्बिया का मतलब होता है फाल्स खुशी, मतलब हैप्पीनेस। ऐसे लगेगा कि बहुत खुश हैं, बट एक्चुअल में रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। और ये एनर्जी इंक्रीज करता है, इसको बोलते हैं क्या? कोका एल्कलॉइड वाली ड्रग्स होती है। एक्सेस डोजेज होते हैं कोकेन को, वो हेलुसिनोजन कोज कर सकती है। हेलुसिनोजन मतलब एक अलग ही दुनिया उसको लगेगी, बट वो रियलिटी में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। अदर वेल नोन प्लांट विद हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज आर एल्ट्रोपा, बेलाडोना एंड दतूरा। ये भी आपको याद रखना है। अदर हेलुसिनोजेनिक प्लांट जो होते हैं उनके अंदर एट्रोपा, बेलोटोना और दतूरा वगैरह जो वो भी आ सकते हैं। और ये जो डायग्राम है ये 2014 में आ चुका है, तो इसको भी याद रख लेना। मॉर्फिन जो होती है इज ए वेरी इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर एंड इज वेरी यूजफुल इन पेशेंट हु अंडरगो सर्जरी। इसके अलावा मॉर्फिन जो होती है वो आपकी पेन किलर की तरह काम करती है, और जो कोई भी सर्जरी होती है वहाँ पे मॉर्फिन दिया जाता है एज ए
ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर निकोटिन। निकोटिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये जो स्मोकिंग करते हैं, टोबैको करते हैं, उसमें निकोटिन प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है? एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और यहाँ पे एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है, वो नॉन एड्रेनलिन जो होता है वो रिलीज होता है और इसकी वजह से क्या होता है? जो ब्लड प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है। अब आपको पता है अगर वहाँ पे टोबैको लोगे तो वहाँ पर जो क्या करेगी? कार्बन मोनोऑक्साइड बनने लग जाएगी कार्बन ऑक्साइड की बजाय, और वो क्या करेगी? हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड कर लेगी और ये परमानेंट बाउंड होता है, आपको भी पता है, हीमोग्लोबिन के साथ में। उसकी वजह से बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी कम हो जाएगी। नेक्स्ट हम एडोलसेंस ड्रग की बात करते हैं, तो यहाँ से कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछा गया, एक क्वेश्चन पूछा गया, वो हम बात करेंगे। यहाँ पर आएगा सिरोसिस, ये आ चुका है यहाँ पर, यहाँ से आएगा, देखिए द यूज ऑफ एल्कोहल ड्यूरिंग एडोलसेंस में ऑल्सो बे लॉन्ग टर्म अफेक्ट, इट कुड लीड टू द हैवी ड्रिंकिंग इन एडल्टुड। अगर वहाँ पर एडल्टुड में हैवी ड्रिंकिंग हो रही है तो वहाँ पे क्या होगा? द कोरियोनिक यूज ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल डैमेज द नर्वस सिस्टम और लीवर। वो नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकता है, लीवर को डैमेज कर सकता है। लीवर को डैमेज जो करते हैं उसको बोलते हैं सिरोसिस, उसको क्या बोलते हैं? सिरोसिस बोलते हैं। AIPMT 2012 में क्वेश्चन आ चुका है। ये सब पूछता है यहाँ पर, जिससे क्वेश्चन आए हुए थे, तो यहाँ पर ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है और क्वेश्चन वगैरह ज़्यादा नहीं दिखाई देंगे। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।